नमस्कार साथियों, बीपीएड और एमपीएड के विद्यार्थियों, आपके लिए आज से हम लोग क्लासें स्टार्ट कर चुके हैं। जो हम लोगों को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सबको सूचना दे दूं कि हम लोग एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध है, और जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। और आपकी कक्षाएं ऐप में ही चलेगी। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमने पैसा दिया है और यूट्यूब पे सब फ्री कराएंगे। कुछ डेमो क्लासेज हमारी यूट्यूब पे भी रहेगी, और आप ये यकीन कीजिए कि आपकी जो 22 जून की परीक्षा है, उस परीक्षा तक हम लोग इतना बेहतर तरीके से आपको तैयार कर देंगे। आज से मेरी कक्षाएं बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो चुकी है, और मैराथन कक्षाओं का दौर अब मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और आप यकीनन इस बात को अपने दिमाग के अंदर, अपने जहन के अंदर इसको डाल लें कि पिछली बार जब 1182 विद्यार्थियों को अपने अंतिम मंजिल तक पहुंचाया है, तो इस बार आपको भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे, और उस अंतिम जो आपकी उड़ान है, जो आपका अंतिम लक्ष्य है, वहां तक लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, कुछ बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि यार हम तैयारी किस तरह से करें एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हमारी ये जो खेल जगत शारीरिक शिक्षा प्रश्न बैंक है, ये आप लोग जरूर मंगवा सकते हैं, जहां पर आपको 2260 प्रश्न है और उनका पूरा जो सॉल्यूशन भी है वो भी उपलब्ध रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके जो सिलेबस के अंदर एक चीज़ दे रखी है, आप लोगों ने देखा होगा, स्वास्थ्य व स्वच्छता। स्वास्थ्य व स्वच्छता। देखिए साथियों, इसके अंदर जो सवाल आएंगे आपके पास, वो किस तरह के सवाल आएंगे, तो मानव स्वास्थ्य के बारे में सवाल आ सकते हैं, और साथ साथ में स्वच्छता के बारे में सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लोगों को सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पर पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य के अंदर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करेंगे आपके पास, जैसे हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया रखने वाले क्या होते हैं, तो पोषक पदार्थ है। और हमारे यदि पोषक पदार्थों के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाए, या हम लोगों के जीवन के चलने के साथ साथ में ऐसे कोई बाह्य फॉरेन पार्टिकल हमारे संपर्क में आ जाए जो हमें बीमार कर सकते हैं, जो हमारी एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन है, जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, उसको कहीं ना कहीं बाधा डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इसके अंदर पढ़ा जाएगा। जब आपके बोर्ड ने सिलेबस के अंदर इतनी सी लाइन लिखी है, पहले इस सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसके अंदर पूछना क्या चाहता है। तो स्वास्थ्य के अंदर हम लोग एक तो आपके पोषक पदार्थ पढ़ना शुरू करेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका करेंगे। उसके बाद मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके पदार्थ और रोग के साथ स्वच्छता भी आई जाएगी। बाकी स्वच्छता से अलग से कोई प्रश्न आपके पास हो नहीं सकता है। और इसके अलावा जो है ह्यूमन सिस्टम, जो आपकी बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, उसका भी एक बेसिक जो है इंटरफेस है, उसको हम लोग जो कहीं ना कहीं छूने का प्रयास करने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले पोषक पदार्थों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी साथी लोग बोर्ड पे देखेंगे, इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। फ्री नोट्स भी वहाँ से मिल जाएंगे। आपको नंबर मैं दे रहा हूँ, मेरे खुद के नंबर है 963936296990। इस नंबर पर आप अपना नाम लिख कर भेजें ताकि फ्री नोट्स आपको मिल जाए। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री नोट्स मिलने वाले हैं। चलिए पोषक पदार्थ शुरू करते हैं। साथियों, पोषक पदार्थ की बात करें तो आपके पास सबसे पहला जो चीज़ आती है पोषक पदार्थों के अंदर, कि हमारे संतुलित आहार के अंदर, संतुलित आहार में कुल 6 पोषक पदार्थ होते हैं। कितने पोषक पदार्थ है बेटा? 6 पोषक पदार्थ होते हैं। यदि अपन लोग बात करें कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, अपन लोग सुबह भी शोगरे खा लेते हैं, शाम को भी शोगरे खा लेते हैं, बीच में मौका मिल जाए तो खाटी चाय भी पी लेते हैं। परंतु आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों के अंदर भी ऋतिक रोशन, कादर खान, एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी जितने भी लोग हैं, उनके सामने इतना सारा खाना पड़ा रहता है, वो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट की बातें करते रहते हैं। अपन लोग देशी आदमी, गाँव के आदमी, कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कुछ नहीं, सुबह वाला शाम को खा लेंगे, शाम वाला सुबह खा लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु चूंकि आप सब लोगों को जाने अनजाने के अंदर वहां पर बहुत सारी चीजें जो आपके शरीर को मिल रही है, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, उन पोषक पदार्थों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो मनुष्य के शरीर के लिए टोटल रिक्वायर्ड यदि पोषक पदार्थ है तो कितने हैं? 6 है। तो मनुष्य के संतुलित आहार में कितने पोषक पदार्थ होते हैं? 6 होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा साथियों। ठीक है, पहला जो आता है वो आपके पास आएगा, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। पहला जो नाम आता है बच्चा, वो आपके पास आएगा कार्बोहाइड्रेट। यदि हम लोग दूसरे की बात करें तो आपके पास दूसरा आता है वसा। तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको मिलेगा प्रोटीन। चौथा जो आपके पास रहेगा उसका नाम है खनिज लवण। खनिज लवण। पांचवा जो नाम रहता है उसका नाम है विटामिन।
और छठवा, बिना जल नहीं है कल, इसीलिए पीना चाहिए आपको 5-6 लीटर जल। तो यदि हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये टोटल 6 पोषक पदार्थ है जो कि आपके शरीर की क्रियाओं को संपन्न करने में हेल्प करते हैं, आपकी दैनिक जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में भी सहायक है। तो हमारे पास सबसे पहली बात की जाए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों के तीनों आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं जैव ईंधन। साथियों, इनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? जैव ईंधन। यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, यदि ये तीन चीजें आपको मिल रही है तो इनसे आपको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के द्वारा ही कार्य संभव हो रहे हैं। यदि मैं आपसे बोल दूं कि अभी आप लोग आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं खड़ा खड़ा आपके सामने बोल रहा हूं, यदि हम दोनों के अंदर ऊर्जा का कंजप्शन, यदि ऊर्जा का इस्तेमाल देखा जाए तो मेरे अंदर ज्यादा मात्रा में हो रहा है और आपके अंदर भी ठीक ठाक मात्रा में हो रहा है। परंतु चूंकि आप सब स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ यदि आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा की खपत भी वहां पर ज्यादा होने वाली है। तो जैव ईंधन का मतलब है कि मनुष्य के शरीर के अंदर इनका होना तो सबसे जरूरी है। जिस तरह से मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल और गाड़ियों को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आपके शरीर को चलाने के लिए कम से कम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तो सबसे रिक्वायर्ड है। इसीलिए इनको बायोफ्यूल ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो आपके पास जो भी न्यूट्रिएंट है इन बैलेंस डाइट, देयर आर 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये आपको ध्यान रख लीजिएगा, इनको बायोफ्यूल बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सर आपको बता दीजिएगा कि खनिज लवण कोई ऊर्जा देंगे क्या? तो आपका उत्तर होगा सर कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। आपसे बोल देगा क्या सर वसा ऊर्जा देती है? जी हाँ देती है। विटामिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देंगे। और आप दरबार में सो रहे और आपके सामने कोई भूखा प्यासा आ जाए, बोले भगवान के नाम पर कुछ दे दो, और आपने बोला ले बेटा 2 लीटर पानी पी ले, पानी पीने से ऊर्जा मिलने वाली है क्या? तो आपका उत्तर होगा सर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की पूर्ति पानी से होने वाली नहीं है। यानी 1 ग्लास जल 0 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि आपके पास जो जल है वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है। तो ये आपको याद रख लेना है। और हमारे पोषक पदार्थों के अंदर कुल पोषक पदार्थ यदि पूछ ली जाए तो कितने हैं? 6 है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, इसके अलावा विटामिन और आपके पास जो जल है, ये सभी के सभी प्रोटीन भी आपको याद रख लेना है। साथियों, ये पोषक पदार्थों के नाम हमने देख लिए हैं। उसमें सबसे पहला अपन लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन लोग जब पढ़ना शुरू करें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको ध्यान रख लेना है कि कार्बोहाइड्रेट शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसके अंदर एक शब्द का मतलब है कार्बन और कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रेट। कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रेट। कार्बन को हम लोग लिखते हैं C और हाइड्रेट का मतलब है H2O। क्या है बेटा? H2O। यानी यहाँ पर कार्बन, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। यदि इन तीनों की बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब आपके पास हाइड्रोजन और साथ में वाटर है और साथ में कार्बन है। 3 चीजें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसके अंदर अनुपात 1:2:1 है। इसका अनुपात जो है 1:2:1 है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब यहाँ पर जो सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बच्चा, कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और तीनों के अंदर बात की जाए तो अनुपात आपको याद रख लेना है CHO का क्या होगा? 1:2:1। स्वाद में मीठे होंगे, भोजन के रूप में जब हम लोग लेते हैं तो इसका पाचन मुंह में हो जाता। 2 चीजें आपको याद रख लेनी है ना? कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों में सरलतम संरचना है। ये स्वाद में सामान्यतया मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे बच्चा लोग? मीठे होते हैं। फिर तीसरी बात आपको याद रख लेनी है कि जब आपसे पूछ लेंगे कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों में सबसे सरलतम होते हैं, स्वाद में सामान्यतः मीठे होते हैं, और साथ में आपको याद रख लेना है इनका पाचन
इनका पाचन मानव मुख में टाइलिन एंजाइम द्वारा होता है। कौन से एंजाइम द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम द्वारा इसका पाचन हो जाता है। और होगा कहाँ? मुंह के अंदर। इसीलिए ध्यान रख लेना, जितने भी खाद्य पदार्थ आप लोग ले रहे हैं उनमें सबसे पहले यदि किसी का पाचन होगा तो किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होगा? मुंह में होगा, टाइलिन के द्वारा। आपको पूछ लेंगे कि शहर वाली मम्मा चिंटू को बाहर खेलने भेजती है तो पहले ग्लूकोन डी पिलाती है। चिंटू खेल के वापस आता है तो मम्मा बोल दे, अरे बेटा तू थक गया, ले इधर आ इधर आ, क्या करना है? ग्लूकोन डी पिएगी। पिलाएगी रे, पिएगी नहीं, क्या करेगी? पिलाएगी। किसको पिलाएगी? चिंटू को, ताकि चिंटू एनर्जाइज महसूस करे, अपने आप के अंदर चिंटिया एकदम ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। अपनी वाली मम्मी जाते टाइम 2-4, आते टाइम 2-4 और रो तो फिर 24 घंटा। एडी औलाद क्यों जन्मी मारे? इस तरह की बातें हम लोगों को कही है। तो ये ध्यान रख, स्पोर्ट्स पर्सन का काम क्या? खेलते रहना। तो इसीलिए थोड़ा सा समस्या रही है परिवार वालों को हमसे। खैर जो भी है, अब अपन लोग बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों याद रख लीजिएगा कि आपके सामने तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता हो तो आप लोग याद रखिएगा, आपने खुद ने केले खाए होंगे, इधर से डाला केला उधर से बनेगी ऊर्जा, इधर से डाला आलू उधर से तुरंत ऊर्जा बनेगी। यानी आपको पूछ लेंगे बॉक्सिंग रिंग के अंदर बॉक्सर दूसरे वाले को भगा भा 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 ऐसे घसीट रहा है, बीच में जब वहाँ पर जो ब्रेक मिला है, जो टाइम मिला है, उसके अंदर सामने वाला जो बॉक्सर जिसने बहुत ज़्यादा मारा, दोनों बॉक्सरों के साथ में जो कोच है उन्हें घी पिलाएंगे, ग्लूकोन डी पिलाएंगे। तो ध्यान रख लेना, घी से ऊर्जा यकीनन ज़्यादा मिलने वाली है, पर उसको ऊर्जा की प्राप्ति के लिए 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तब तक उसका फलूदा बन जाएगा। इसीलिए उसको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। और मुंह के अंदर जो आपके साथ याद रख लीजिएगा, स्टार्च को माल्टोस में तोड़ा जाता है। और वो कौन से एंजाइम द्वारा? टाइलिन एंजाइम द्वारा। तो आपसे सवाल आ सकता है कि मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? टाइलिन एंजाइम करेगा। स्टार्च को माल्टोस में तोड़ा जाएगा। शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकताओं को, तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं। क्या दिए जाएंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है कि आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है और उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या दिए जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट दिया जाएगा। स्टार्च को माल्टोस में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करेगा? टाइलिन एंजाइम करेगा। इस बात को भी याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रख लेना है। कार्बोहाइड्रेट ने इसका पाचन कर ही लिया है। अब जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एंजाइम ने कर लिया है, ऊर्जा आपके शरीर को मिलने वाली है, मुंह से इसका पाचन हो जाएगा। स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है जल में घुलनशील हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के संदर्भ में देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार साथियों ध्यान से देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। क्या नाम है बेटा? मोनोसैकेराइड। फिर दूसरे नाम आते हैं डाइसैकेराइड। क्या नाम आता है बच्चा? डाइसैकेराइड। फिर तीसरा नाम आता है पॉलीसैकेराइड। तो यानी कि अपने पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 तरह से हमने नाम लिखे हैं आपके। पहले हैं मोनो, दूसरे हैं डाई, तीसरे हैं पॉलीसैकेराइड। यदि अपन लोग बात करें साथियों कि सबसे पहला जो मोनोसैकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम संरचना है। तो पहली बात तो कि कार्बोहाइड्रेट की सरलतम संरचना है। पहली बात तो कैसी संरचना है बच्चा? सरलतम संरचना है। दूसरी बात है जल अपघटन नहीं होता है, जल अपघटन नहीं होता है। दूसरी बात भी आपको याद रख लेना है, इसका जल अपघटन नहीं होने वाला है।
तीसरी बात आपको याद रख लेने हैं इसके एग्जाम्पल्स। यदि हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रख लेना है C6H12O6। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है। तो सबसे पहला नाम आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपके पास ऑप्शन आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के अलावा आपके पास ऑप्शन आ सकता है गैलेक्टोज। कौन सा आ सकता है? गैलेक्टोज। ये भी आपको याद रख लेना है। साथियों, यहाँ पर 3 बिंदु आपको और भी याद रखने हैं। ग्लूकोज को हम लोग जो है आपका ब्लड शुगर कहते हैं, क्योंकि ब्लड में भी होता है। चूंकि ये आपके जो है ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूरों के अंदर, अंगूरों से किशमिश बनते हैं यानी दाख बनती है, उनके अंदर भी होता है। इसीलिए अपन लोग इसको जो है ग्रेप शुगर या आपकी जो द्राक्षा शर्करा भी कहते हैं। यदि अपन लोग फ्रुक्टोज की बात करें, ये फ्रूट्स के अंदर होती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। ये भी आपको याद रख लेना है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है। तो 3 बिंदु आपको मैं अलग से लिख देता हूं। सबसे पहला बिंदु आता, थोड़ा इंग्लिश चलेगी आपको यहाँ पर, इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर ग्लूकोज के बारे में याद रख लेना। इसे हम लोग जो है ग्रेप शुगर कहते हैं। कौन सी शुगर कहेंगे बेटा? ग्रेप शुगर। यानी इसका दूसरा नाम है द्राक्षा शर्करा, यानी दाखों के अंदर होती है, अंगूरों के अंदर होती है। इसके अलावा आपको इसका एक और नाम जान के रखना है। द्राक्ष दिख नहीं रहा होगा, राइटिंग बहुत ज़्यादा मेरी सुंदर है, इसीलिए थोड़ा सा बोर्ड पे आप साथ साथ में देखते रहें। द्राक्षा शर्करा, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन लोग दूसरी बात की जाए तो ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर के अलावा इसको बोलते हैं ब्लड शुगर, क्योंकि ये आपके खून के अंदर भी होती है, इसीलिए इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। साथियों, दूसरा नाम आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है ना, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा का नाम है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। और यदि इसके अलावा बात की जाए, फ्रुक्टोज के अंदर सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा तो हो ही चुकी है, इसके अलावा और क्या बात जानते हो? द्राक्षा शर्करा किसको कहा गया है? ग्लूकोज को। ब्लड शुगर, फ्रुक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। साथियों, इसके अलावा इसके अंदर एक बात और आपको याद रख लेनी है, यह शहद में भी पाई जाती है। किस में पाई जाती है? शहद में भी पाई जाती है। किस में पाई जाती है बेटा? शहद में पाई जाती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा का नाम क्या है? फ्रुक्टोज, शहद में पाई जाती है। ग्लूकोज जो है ही है। इसके अलावा तीसरा नाम आता है, वो है गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज के बारे में एक ही बात याद रख लेनी है, इसे ब्रेन शुगर कहा गया है। कौन सी शुगर कहा गया है? ब्रेन शुगर कहा गया है। ये तीनों के तीनों मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पर 10 से कम होगी, और साथ साथ में ये सभी हेक्सो शर्कराएं हैं। इतना आपके सिलेबस में है नहीं, इसीलिए ध्यान रख लेना, कार्बन की संख्या 10 से कम होती है। कार्बन की संख्या 10 से कम, 9 से कम कर लो, 10 तो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। उसके बाद आती है मोनोसेकेराइड, के बाद डाइसेकेराइड। इसका निर्माण दो मोनोसेकेराइड से होता है। और इसका पहला एग्जाम्पल जो है बेटा, वो है आपका सुक्रोज। कौन सा है? सुक्रोज। और सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ में कौन जुड़ेगा? फ्रुक्टोज। ठीक है, ये आपको पहली बात याद रखनी है कि जो सुक्रोज है वो आपके किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। और आपका सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। ठीक है, इसे ट्रेड शुगर कहते हैं। ये आपके ट्रेडिंग में काम आती है, ट्रेड शुगर कहते हैं। जितनी भी आप कोको कोला वगैरह आप पीते हैं उसके अंदर भी होती है, इसीलिए इसको केन शुगर भी कहते हैं। और गन्ने से प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको केन शुगर कहा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल सुक्रोज हो गया है। यदि हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल आ सकता है कि आपसे पूछ लेगा
माल्टोस, कौन से हो सकती है? माल्टोस, जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। और एक जिसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं, माल्टोस को। और तीसरा जो नाम आता है सुक्रोज, माल्टोस। और तीसरे का नाम आता है बेटा, वो आपके पास क्या होगा? पहला नाम है सुक्रोज, दूसरे का नाम क्या है? माल्टोस। और तीसरे का नाम जो रहता है वो है आपके दूध में मिलने वाली शर्करा, लैक्टोस। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है। और ध्यान रख लीजिएगा इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात, कि गैलेक्टोस लैक्टोस को हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? मिल्क शुगर लैक्टोस को कहते हैं। और ये सभी आपके कौन सी सैकेराइड्स है? डाइसैकेराइड। फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ध्यान रख लेना, यह सैकेराइडों में सबसे जटिल होती है, जटिल होती है तथा इसका निर्माण बहुत अधिक कार्बन परमाणुओं से होता है। यदि अपन लोग बात करें इसके उदाहरणों के संदर्भ में, तो आपके पास सबसे पहला उदाहरण आता है कि भैया कि ये सैकेराइडों का सबसे जटिलतम रूप है, निर्माण बहुत अधिक कार्बन परमाणुओं से होता है। यदि इसके एग्जाम्पल्स के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ सकता है इनूलिन, पादपों की जड़ों में होती है। दूसरा आ सकता है कीटों का बाहरी आवरण, काइटिन। तीसरा जो एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है वो आपके पास हो सकता है सेकेरिन। सेकेरिन सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा भी है। जितनी भी आप सुपारियां खा रहे हैं इन सभी के अंदर सेकेरिन है। बोलो जुबा केसरी यानी विमल गुटके के अंदर भी सेकेरिन मिक्स की जाती है, उसमें केसर नहीं होता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, सेकेरिन है, इनुलिन है, काइटिन है, ये सभी के सभी जो है पॉलीसेकेराइड के अंदर आती है, जो कि आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। हाँ हाँ, आप जो कमेंट कर रहे हो ना किताब कौन सी लाएं, ये किताब है भाई, ये किताब नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत कम संख्या में बचा हुआ है मेरे दोस्त, इसीलिए टाइम पे इसको परचेज कर लीजिएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। डाउनलोड करना पड़ेगा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, वहाँ से इसको ऑर्डर करनी पड़ेगी। और नंबर मेरे है 9636 इस पे अपना नाम लिख कर भेजो ताकि हम बात भी कर पाएंगे। और हाँ, परीक्षा जयपुर में होगी उस दिन हताई करने भी आऊँगा, मैं आप सबसे मिलने के लिए आऊँगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपके मामला हो गया पॉलीसेकेराइड का। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग रूपों के संदर्भ में हमने चर्चाएं की है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। कार्बोहाइड्रेट के नाम हमने देख लिए, प्रकार हमने देख लिए, अब उसके बाद की बातें हैं। कार्बोहाइड्रेट के सभी प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। यदि हम लोग सब बातें को कंप्लीट करने के बाद आगे चले मेरे बच्चे, तो आपको ये याद रख लेना है कि ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तो हो गए मेरे दोस्त। आगे की बात क्या है? आगे की बात है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 65 से 70% होनी चाहिए। तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट लेने की सलाह दी जाती है। तो 3 चीज़ें आपको याद रख लेनी है कि संतुलित आहार में, पहला सवाल आता है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, तो याद रख लेना है 65 से 70%। पहली बात तो ये 65 से 70% किसकी मात्रा होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। दूसरी बात आती है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 65 से 70%। दूसरा बिंदु आता है कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो
4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। और सुनो मेरे दोस्त, कई किताबों में 4 लिखा हुआ मिलेगा, वो भी बात ठीक है। सर 2 बातें कैसे कर रहे हो? ठीक कैसे? देखो, कल के दिन में तुम लोग मेहनत करके पीटीआई बन जाओगे। पीटीआई बनने के बाद तुम्हारी इच्छा हो गई काली गाड़ी, काली थार, इस तरह की इच्छा हो गई, या काली बुलेट लेने की इच्छा हो गई, और तुम दुकान पे गए और शोरूम में जाकर बोला भाई साहब ये बुलेट मुझे चाहिए, और अपन ने बुलेट लेने के सोचा, तो मास्टर तो बन ही चुके हो ना मेरे दोस्त। और मास्टर क्या होते हैं? कंजूस होते हैं। तो मास्टर क्या पूछेगा? अरे भाई एवरेज कितना देती है, माइलेज कितना देती है? बोलेगा देखो भाई साहब ऐसा है कि ये जो माइलेज है इसका 50 किलोमीटर प्रति लीटर की जो है कंपनी क्लेम करती है, पर मैं आपको घर की बात बता दूं, आप हमारा दोस्त भी है, ये जो दुकान वाला कहेगा ये जो आपको एवरेज देगी 42 का देगी। क्योंकि आप लोग अखबारों के एडवर्टीजमेंट के अंदर भी देखते होंगे प्लेटिना 100 का एवरेज दे रही है, उसके नीचे छोटे से अक्षरों के अंदर है ना, सूक्ष्मदर्शी लगाने से देखने से लिखता है आदर्श अवस्थाओं में चलाने पर, जैसे सड़कें एकदम स्मूथ हो, एकदम कहीं गड्ढा वड्ढा नहीं हो। पर भारत के अंदर क्या है? गड्ढों के बीच थोड़ी बहुत सड़क है, सड़क के बीच गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच थोड़ी बहुत सड़क है, और सड़क के बीच में अपन को क्या चलानी है? गाड़ी चलानी है। तो वहां पर दिक्कतें रहती है। इसीलिए आदर्श अवस्थाओं में चलाने पर माइलेज अलग आता है, परंतु रियल लाइफ में अलग आता है। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को यदि आदर्श अवस्थाओं में जलाया जाए तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा, परंतु यदि सामान्य पृष्ठभूमि के अंदर, सामान्य परिस्थितियों के अंदर इसको बर्न किया जाएगा तो ये 4 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा देगा। यदि आपसे पूछ लेंगे कि पूरे भोज्य पदार्थों के अंदर जितनी सब चीजें अपन लोग ले रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में यदि कहीं से ऊर्जा मिल रही है तो किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको वीडियो को शेयर करो, ताकि मेरे अंदर ऊर्जा आ पाए। और मेरी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत मेरे विद्यार्थी है, क्योंकि उनको देखकर मैं जीता हूं, उनको देखकर मैं खुश होता हूं, है ना। हमेशा एक ही बात कहता हूं कि है ना, नए दीवानों को देखें तो खुशी मिलती है, कि नए दीवानों को देखें तो खुशी मिलती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, यानी कि आपको देखकर हम राजी होते हैं और अपने बचपन के दिन, परीक्षाओं की तैयारियों के दिन को याद करके नई उमंगों और नई उम्मीदों के परवान चढ़ने की हकीकत को जीने का वापस प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा को देता है मेरे बच्चे। और है ना, भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, परंतु सुनना, प्रति इकाई सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लेते ज्यादा है, वसा हम लोग 10 से 15% लेते हैं। इसीलिए इस बात को, इस बिंदु को यही समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रति इकाई सर्वाधिक ऊर्जा वसा देती है, परंतु कुल ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन देता है मेरे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट देता है। और यहां पर सुनिएगा, इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। इसकी पीडीएफ जो चाहिए ना आपको, ये पीडीएफ आपको यहां से मिलेगी बच्चा। व्हाट्सएप करो इस नंबर पर, ये पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, प्रति इकाई सर्वाधिक ऊर्जा वसा देते हैं। अब आपसे सवाल आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है मुन्ना? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, तो सबसे पहला स्रोत जो कार्बोहाइड्रेट का आता है वो आपके पास क्या आएगा? तो आपके पास आलू हो सकता है, आपको पूछ लेगा केला हो सकता है, सभी अनाज के अंदर आपके पास वो आपका चावल भी आ गया, बाजरा आ गया, है ना, गेहूं आ गया, ज्वार आ गई, जौ आ गई, मक्का आ गया। ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। सभी फल व सब्जियां, अंडा, वह खाद्य पदार्थ, जितने भी मीठे पेय पदार्थ,
आप सब जो पी रहे हैं वो सभी के सभी क्या है मेरे बच्चे, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरी चीज आती है अनुपात क्या है, 1:2:1। खाद्य पदार्थों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से धीरे धीरे कमर कमरा हो जाएगी, व्यक्ति का मोटापा बढ़ेगा और साथ ही साथ में कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपके वजन के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। यदि खाद्य पदार्थों के अंदर संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशतता के संदर्भ में चर्चाएं की जाए तो 65 से 70% कुल भोजन का यदि भाग है तो कार्बोहाइड्रेट है। चूंकि इसका पाचन मानव मुख में होने के कारण शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, इसीलिए थके हारे व्यक्ति को सबसे पहले कौन से पदार्थों को देने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, तो आपका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से आदर्श अवस्था में प्राप्त होती है। सामान्यतया इसकी मात्रा 4 किलो कैलोरी के आसपास भी रहती है। इस बात को भी आप समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि मेरे अंदर ऊर्जा का संचार हो पाए और मेरा जो जुनून है, मेरा जो जिद है कि हर बच्चा जो है अपने सरकारी कॉलेज के सपने को पूरा करे और आने वाले समय में पीटीआई बनने का जो उसने जिद कर रखी है, उसने ठान रखा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी काम कर पाए। ये पुस्तक के बारे में मैं बता देता हूं कि बहुत बेहतरीन पुस्तक है, आप घर पे बैठ के मंगवा सकते हैं मात्र 240 रुपए के अंदर। इसको ऑर्डर करने के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के नंबर पर, ये नंबर ऊपर दिए गए हैं, इस पर संपर्क करें, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, सीधा आपके पास आ जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।